शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुमको अपना असली चेहरा दिखा। ये जो साउथ की पिक्चर हिट हुई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, बहुत बड़ा एक्टर है, दाढ़ी वाड़ी वाला थोड़ा। कांतारा। हाँ, जामतारा। मुझे समझ ही में नहीं आई सर वो पिक्चर, मैंने क्या बनाया, सारे बस आदिवासी टाइप के कैरेक्टर्स को रख के बनाया, ढाक ढूक म्यूजिक व्यूजिक का सब प्ले है और कुछ नहीं है उसमें। मैंने कहा अभिनेता का लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। एनएसडी था दिल्ली, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट था, दोनों जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। मैंने पहले इंट्रो तो आपके लिए लिखा था बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे 1950 से लेके 2010 तक अगर ले हम लोगों को, जी तो जी उनमें जी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा। तो पूछ लेते एक बार, आप ये बताएं कि सर कौन है? द्रोणाचार्य का रोल करा। अभी सर आप बताएं कौन है? वो मैं बचपन से देखता सर का महाभारत में बहुत अच्छा। मैं वीरों और रणवीरों को रुलाने आया हूँ। मैं साधारण नहीं, रावण हूँ, रावण। हमने जब महाभारत किया था तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये शो जो है इतना पॉपुलर हो जाएगा। हम तो सब स्ट्रगलर्स थे, सारे के सारे जितने भी कलाकार थे उसमें काम करने वाले, वो सभी स्ट्रगल कर रहे थे, सब अपने अपनी अपनी पहचान बनाने की उसमें लगे हुए थे। और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो एक शो चालू हो गया तो इससे हमें जो भी थोड़ी बहुत रिम्यूनरेशन मिलेगी उससे हमारा घर वर चल जाएगा, ये चल जाएगा। सबने यही सोच के किया था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सीरियल जो है इतिहास लिख देगा जाके। ये सीरियल नहीं था, इसने इतिहास लिखा है। टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर महाभारत ने इतिहास लिखा है। और आज तक देखिए 38 ईयर्स हो गए, 1988 में टेलीकास्ट हुआ था, आज 38 साल हो गए। 38 साल में लोग आज भी महाभारत को भूले नहीं है। मैं आज भी कहीं सड़क पे जाता हूँ, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे सबसे, तो उन्होंने बोला ये द्रोणाचार्य जी हैं, ये द्रोणाचार्य। मेरा असली नाम लोग नहीं जानते और मुझे सब लोग जो है द्रोणाचार्य जा रहा है, द्रोणाचार्य जा रहा है। मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी दुकान पे भी जाऊंगा या कहीं कॉफी शॉप में भी बैठूंगा तो लोग कहते हैं ये द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, ये द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा नाम ही द्रोणाचार्य है। अब इतना ज़्यादा मैं उससे रूबरू हो चुका हूँ कि अब मुझे सुरेंद्र पाल सिंह नाम जो अच्छा नहीं लगता, मुझे द्रोणाचार्य अच्छा लगता है। ये है। तो थोड़ा पीछे जाएं अगर, जी। गाजियाबाद से निकलकर मुंबई तक एक 24-25 साल का लड़का जाता है, ना कोई गॉडफादर, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड। तो ये बिल्कुल। जर्नी शुरू कैसे हुई थी आपकी? अ, जैसा कि हम 11 भाई बहन हैं और हम 6 भाई हैं। 6 भाई में हम 5 भाई जो हैं वो हमसे जो बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो वो जो हैं वो सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। कोई आर्मी में ब्रिगेडियर था, तो कोई कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो कोई पुलिस में डीएसपी थे। तो इस तरह अच्छी अच्छी पोस्टों पे सब वेल ऑफ थे, सब वेल ऑफ। फादर ने सबको बड़ी अच्छी तरह से वो कर दिया था। मैं सबसे छोटा था, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी वो बचपन से, मैं माँ का बहुत लाडला था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जीवन में कोई ऐसा काम करूंगा जिससे जिस दिन मैं मरूं तो उस दिन हिंदुस्तान की फ्रंट पेज न्यूज आनी चाहिए कि दिस मैन इज डेड, ये आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिसके लिए तुम इतने पॉपुलर हो जाओ? तो मैंने कहा दो ही रास्ते थे, या नेता बनूं या अभिनेता बनूं। नेता वाले गुण नहीं थे मेरे अंदर, इसलिए नेता तो बन नहीं सकता था। फिर मैंने कहा अभिनेता का लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ उसमें उसके अभिनेता भी तो बन सकते हैं फिर। और अभिनेता के लिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे एनएसडी था दिल्ली और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट था, दोनों जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन था मेरा एक। दोनों जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। क्या? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए भी मैंने यहाँ पे दिल्ली में ही हुआ था, पब्लिक स्कूल के अंदर,
वो हुआ था, टेस्ट वगैरह हुआ था, वहाँ पे भी मैं वो हुआ था, रिजेक्ट हुआ था। और एनएसडी में भी रिजेक्ट हुआ था, दोनों जगह से रिजेक्टेड। तो मैं रिजेक्टेड माल हूँ वहाँ का, रिजेक्ट किया हुआ। खैर, कहते ना हर आदमी के लिए भगवान ने, ईश्वर ने जगह बनाई हुई है। ये कहाँ से निकलेगा, किधर से निकलेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। जब मैं बम्बई फिल्म में पहुंचे, इंडस्ट्री में पहुंचा था, तो मेरी दादा मुनि से मुलाकात हुई थी, अशोक कुमार जी से। और उनसे किसी ने मिलवाया, मैंने उनको, मैं तो बहुत बड़े सीनियर एक्टर, ग्रेट एक्टर, सीनियर एक्टर नहीं बोलूंगा, ग्रेट ग्रेट एक्टर एंड ए ग्रेट ह्यूमन ऑल्सो। ये जो पुराने एक्टर्स थे, यस, दे ऑल वर फैंटास्टिक पीपल, लाइक सुनील दत्त, विनोद खन्ना, प्राण साहब, दिलीप कुमार साहब। ये लोग इतने अच्छे इंसान थे रियल लाइफ में कि मैं आपके, अब अशोक कुमार जी का ही एक किस्सा छोटा सा सुनाई देता हूँ मैं आपका। उन्होंने मुलाकात की, मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया, मेरी तरफ थोड़ी देर देखते रहे, और देखते देखते इफ्तिकार साहब उनके बगल में बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे, मित्र थे। बोले, इफ्तिकार, मैं एक बात बोलूं, ये लड़का बहुत बड़ा स्टार बनेगा, तुम देखना। मैं तो स्ट्रगल की कगार पे खड़ा हुआ था, खाने को पैसे नहीं थे, जेब में कुछ भी नहीं था, और वो कह रहे थे बहुत बड़ा स्टार बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा और कब बनेगा, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं नहीं बोलता, अशोक कुमार जी ने बोला था, दादा मुनि ने। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी, ये एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, आगे बढ़ने का एक सूत्र था, आगे बढ़ने की एक उन्होंने राह दिखाई थी हमें, कि भाई मेहनत करो, आए हो यहाँ पे तो स्ट्रगल करो, थोड़ा सा ताकत लगाओ, थोड़ा सा लोगों को मिलो, जाओ इधर उधर करो तो आगे बढ़ सकते हो। तो हमने अपनी यात्रा वहाँ से शुरू की थी। कुछ भी रोल मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, और ना ही हमारे पास कोई गॉडफादर था, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ भी नहीं था, और ना ही हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन थी कि हमने यहाँ से एनएसडी से किया है या पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड वो हैं हम। तो वो सब भी नहीं था हमारे साथ कुछ भी नहीं था। समहाउ वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। 5 साल तो हम मुंबई की सड़कों को सिर्फ पैदल चल चल के रिकॉग्नाइज करते थे, ये महालक्ष्मी जाती है, ये बॉम्बे सेंट्रल जाती है, ये वर्सोवा जाती है, ये बैंड्रा जाती है, ये बस यही उनकी ज्योग्राफी ही हम गिनते रहे पूरे टाइम पे। और उसके बाद पहला ब्रेक हमें मिला फिल्म शमा से। पहला शमा फिल्म में नेगेटिव हीरो के रोल में शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा थे, और हमारे एक्टर प्रोड्यूसर कादर खान ने फिल्म बनाई थी। एक ही फिल्म बनाई उन्होंने अपने जीवन में, शमा, सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर डुपर हिट। और वहाँ से मेरा करियर जो है शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद भी फिल्मों में बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चली नहीं। 88 में आके मुझे महाभारत के लिए गूफी पेंटल जी का फ़ोन आया, और मैं मिलने गया उनको, और उन्होंने कहा कि सारे रोल तो फाइनल हो चुके हैं, एक रोल बाकी है, द्रोणाचार्य का। तो मैंने कहा कि भाई बुड्ढे का रोल मैं नहीं करूँगा, अगर आपको कोई यंग रोल देना है, दुर्योधन दे दो, कर्ण दे दो, अर्जुन दे दो, कोई दे दो। बोले नहीं, वो तो सारी कास्टिंग हो चुकी है, अब तो आपके सामने एक ही रोल बचा हुआ है। पता नहीं ईश्वर ने मेरे लिए कुछ लिखा हुआ होगा, अच्छा सा लिखा था, तो वो रोल मेरी झोली में गिरा। मैंने तो मना ही कर दिया था एक्चुअली, फिर समाओ क्योंकि जैसे 24-25 साल का लड़का, 24-25 साल का, बिल्कुल, और बुढ़े का रोल। बुड्ढे का तो मेरा हाल तो देवेंद्र बिल्कुल उसी तरह हुआ, सिर मुड़ाते ओले ओले पड़े, वही वाला हाल हुआ। हाँ, कि क्योंकि इंडस्ट्री में वो भी होता है ना, टाइप कास्ट होने का डर। सबसे ज्यादा वही डर था, सबसे ज्यादा डर वही था कि टाइप कास्ट अगर आप हो गए तो फिर आप गए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, और फिर आप पे एक छाप लग जाएगी, फिर वही रोल आपके ऊपर हावी होते रहेंगे, यू नो। खैर, मैं चुनौतियों से डरता नहीं था कभी, और चुनौतियां मुझे स्वीकार करना बड़ी अच्छी तरह से आती थी, कि भाई आपके सामने जो भी ऑप्शन आ रहा है आप उसको पकड़ के रखो। एंड उसके बाद
महाभारत के जब मैंने किया, महाभारत किया, और महाभारत एकदम से पॉपुलर हुआ, एकदम से ही वो जोप करके चढ़ा। और उसके बाद ही जैसे ही महाभारत 2 साल चला, 88 89 में चला, उसके बाद 89 के बाद मुझे दूसरा सीरियल मिल गया डॉक्टर चंद्र प्रकाश का, चाणक्य। टोटली डिफरेंट, टोटली बॉल्ड, घोड़े के ऊपर सवार, एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर, अमात्य राक्षस, धनानंद का वो, और मेन कैरेक्टर उसमें। और वहाँ से जो मुझे कॉन्फिडेंस आया उसको शो को करने के बाद, उसके बाद फिर चंद्रकांता, फिर हॉरर शो, फिर शक्तिमान, किलविश। मुकेश जी को मैं जो अंधेरा कायम रहेगा, हाँ, अंधेरा है ना, कायम अब कोई भी उसे बोलता है उस डायलॉग को, उसके हाथ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक। और इसकी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने कहीं कोई चीज फिल्म नहीं देखी थी, कहीं ये मैनरिज्म हमने कहीं देखे नहीं थे, ये सब हमने क्रिएट किए हुए थे। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, वो मुझसे कहते थे करो, क्या करते हो? तो मैंने कहा कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं अपने हाथ हाथ रखूंगा यूं करके, शक्तिमान आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुमको अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। और इसके ऊपर बिजली कड़कती, खड़ 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 खड़। इतना अच्छा शूट किया उन्होंने, क्रेन लगाई ऊपर, ड्रामेटाइज उसको किया। डायरेक्टर बहुत हमारे ज्ञानी आदमी थे, और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी मेरी, वो शक्तिमान की, किलविश की, वो हिट हो गई सर। फिर तो किलविश कुछ भी करे तो पब्लिक कहती थी वाह किलविश, वाह वाह किलविश। और फिर हमने एक सोल्ड की लड़ाई भी लड़ी थी उसमें टॉम ऑल्टर जी के साथ, वो भी एक गुरु बने थे। और वो जो रेस थी, वो रेस हमारे बीच में थी नहीं, वो हाथ में सिर्फ हमारा एक डंडा था छोटा सा, लेकिन हमें आपसे लड़ना है तो सिर्फ उतनी दूरी लाना है, एक हमारी फिक्स थी, यहीं तक आएगी, मिलाना नहीं है, क्योंकि वो तलवार थी, सपोज टू VFX का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। टेक्निकली हम बिल्कुल एडवांस नहीं थे, महाभारत के टाइम पे भी बिल्कुल एडवांस नहीं थे। उसमें भी हर चीज जो है क्रोमा लगा के ही सब शूट होता था, सब कुछ वो होता था, VFX वगैरह कुछ नहीं था। और जैसे आज एक तीर चलता है तो आज मालूम पड़ा 1000 तीर निकल आते हैं, तो वो सब चीजें नहीं थी। AI भी बिल्कुल ही नहीं था। और आप तो देखिए VFX AI ने फिल्में बन रही हैं अब तो AI से, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एंड दैट इज हाउ आई गॉट दिस शो, अपना शक्तिमान। और शक्तिमान के बाद फिर मेरे ऊपर, मतलब ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट भूमिकाएं मिलती गई मुझे रविंद्र, और मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप ये पूछेंगे मुझसे कि मैं फिल्मों की तरफ क्यों नहीं बढ़ा, उसका कारण था कि मैं ये सोचता था कलाकार के तौर पर कि जब मैं आया हूं, मेरे साथ के महाभारत के सभी कलाकार जो थे करीब करीब जंप करके फिल्मों की तरफ भागे, मैं ही एक ऐसा था जो फिल्म की तरफ नहीं भागा। मैंने कहा मैं एक पाँव में, एक नाव पर पाँव रखूंगा और अपनी नैया पार करूंगा। जब तक मैं पूरी महारथ टेलीविजन पे हासिल नहीं कर लूंगा और मैं अपनी पहचान नहीं बना लूंगा टेलीविजन के ऊपर, तब तक मैं शिफ्ट नहीं करूंगा फिल्मों की तरफ। मुझे फिल्मों के बहुत ऑफर आए, बहुत ऑफर आए, लेकिन मैं सबको ठुकराता रहा, साइड करता। जबकि टेलीविजन से ज्यादा हमको पैसा फिल्मों में मिल रहा था, बहुत अच्छे ऑफर आते थे हमको, पैसों के बहुत अच्छे आता था, कई बार लालच भी आती थी घरे पे। लेकिन मैंने कहा अगर लालच करोगे बेटा तो जाओगे, गिरोगे। इसलिए चुपचाप जिस काम के लिए आए हो उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ करते चलो और आगे बढ़ते चलो। पैसे की तरफ मत देखो। मैंने पैसे की तरफ देखा ही नहीं, और मैं आगे अपने काम में लगा रहा, कला लगा रहा। और इतनी भूमिकाएं की, 10,000 एपिसोड करने के बाद इस 38 साल की यात्रा में आज भी मेरे 4 शो चलते हैं, और हर हर एक 10 साल के बाद मेरा एक ऐसा शो मैं करता हूँ जो जग जाहिर हो जाता है। जैसा अभी उसके बाद मैंने 2010 में 10-11 में किया
देवों का देव महादेव, प्रजापति दक्ष। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल भूमिका, बहुत टफ रोल, लेकिन मैंने उसको बहुत कंसंट्रेट किया, बहुत ध्यान लगाया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, हर फिल्म से, हर टेलीविजन सीरियल से, हर कैरेक्टर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और मैं ग्रो कर रहा हूं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं परफेक्ट हो गया, मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। मैंने अपनी ग्रोथ चालू रखी, मैं सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। फिर मैंने उसको भी किया, देवों का देव महादेव दक्ष। आई थिंक आज भी लोग जो हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे लेडीज़ मिलती हैं, फॉरेन में जब जाता हूँ, उनके माँ बाप मिलते हैं, तब कहते हैं सर हम देवों का देव महादेव मिस नहीं करते हैं, आज भी बैठ के देखते हैं। तब बड़ी खुशी होती है मुझे कि चलो मैंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर मुझे देखते हैं। मैंने कभी भी कोई ऐसा सीरियल नहीं किया जिसमें परिवार में मर्यादा ना रहो। मैंने हमेशा वो सीरियल किए हैं जिसमें मर्यादाएं हैं। ये नहीं है कि एक लड़की आई घर में, पहले उसने बड़े भाई से शादी कर ली, फिर छोटे से कर ली, फिर तीसरे वाले से कर ली, फिर तीनों को छोड़ के उसने फिर बाप से जाके शादी कर ली। तो ये कल्चर हमारा नहीं है, ये सभ्यता हमारी नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर हमारे पे थोपा जा रहा है, अब टेलीविजन के द्वारा काफ़ी थोपा जा गया है, वैसे भी काफ़ी गया है वो है। लेकिन मैं इस तरह की भूमिकाएं नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ, और वो स्टोरी प्रधान जो कहानियाँ होती हैं उन्हीं को मैं चूज करता हूँ, उसके बाद है। और आज करीब मैं ये कह सकता हूँ 38 साल में 10,000 एपिसोड कंप्लीट कर चुका हूँ, और अभी और अच्छा करने की चाहत बाकी है। मैंने कहीं पे पढ़ा था अभी तो कि आपने एक टाइम पे 12 सीरियल एक दिन में यस 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 यस, दैट वाज अ रिकॉर्ड, दैट वाज अ रिकॉर्ड। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैनेज कैसे होता था ऐसा ही? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा क्या पॉसिबल हो सकता है कलाकार जो है 12 शो कर पाए एक बार? मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, इसको करूंगा। मैंने सिर्फ जिद में किया, जिद में। मैंने एक एक घंटे का टाइम दिया था प्रोड्यूसर को। मास्टर शॉट किसी से ले लो, मास्टर शॉट में जिसमें से बेटा, मेरे डुप्लीकेट हर सेट के ऊपर बैठे रहते थे। हाँ, जो डुप्लीकेट का काम करते थे, डुप्लीकेट का। मैं आता था सिर्फ खड़ा होता था वहां पे, और अपने क्लोजअप देता था, डायलॉग बोलता था, क्लोजअप देता था, फट वहां से निकल जाता था दूसरे सेट पे जाता था, वहां सेट पे एक सेट, एक मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे हमारे सेट होते थे। फिल्म सिटी में ही या नहीं, फिल्म सिटी में साकिनाका पे पहले बंगलोज में ज्यादा होते थे, तो जल्दी 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 करते 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 हर जगह इधर भागता था, इधर भागता था, इधर भागता था। यहाँ तक कि मेरे ड्राइवर और मेरा बॉय भी मेरे को छोड़ के चले जाते थे। कहते थे ये तो भूत है, ये तो सुबह शाम काम करता रहता है यार, हम काम काम करेंगे, हमारी तो नींद ही नहीं पूरी होती है। ड्राइवर छोड़ देता था, कहता था सर मुझे नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। तो मुझे खुद गाड़ी चलानी पड़ती, और कई बार ऐसा होता था कि मैं सिग्नल के ऊपर गाड़ी के अंदर ही सो जाता था यूं करके, और पीछे से हॉर्न बजते थे, बा बा बा, फिर चलता था। मतलब इतना पागल हो गया था मैं 12 शो करके। मेरे 1 to 1, मतलब सोनी टीवी पे मुझे याद है मेरा 3 शो आते थे, 9, 9:30, 10, तीनों शो। डीडी पे आता था, 12 बजे शुरू होता था और 2:30 बजे तक चलता था मैं, और पांचों शो में मैं होता था। ऐसे कर करके मैंने काम किया, लेकिन फिर मैंने कान पकड़े। मैंने कहा मेरी सेहत, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी अगर इस तरह काम करूंगा तो। लेकिन वो एक रिकॉर्ड बनाना था 12 शो का, वो कर दिया मैंने, एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो कि मैंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था अपने को। और उसके बाद फिर मैंने नहीं इतना काम किया, और आज भी मैं भागता हूँ, क्योंकि आज कोई भी कलाकार आज की तारीख में जिस तरह से मेकिंग होती है, जिस तरह से आज चैनल जो है अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है। अब हम प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं वो होते हैं, अब हम चैनल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
चैनल उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अपनी डाल देता है, आप दूसरा शो नहीं करेंगे, करेंगे तो यू हैव टू आस्क मी। हाँ, क्योंकि एड्स में भी होता है कॉम्पिटिटिव ब्रांड नहीं करेंगे वो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें भी यही होता है कि आप नहीं कर सकते हैं और हमारी लिमिटेशंस है उसके लिए, इसलिए एक आर्टिस्ट एक ही कर लेता है। मेरे मेरे तो फिर भी 3-4 शो चल रहे हैं अभी भी, और उसमें क्या होता है, वही वही मारा मारी बहुत होने लगती है, फिर एक छोड़ना पड़ता है, फिर कंप्लेंट आ जाती है, फिर चैनल वाले आ जाते हैं मेरे ऊपर, फिर वो प्रेशराइज करने लगते हैं, सुरेंद्र जी हाउ कैन यू डू दैट, आप इतने सीनियर एक्टर हैं, आप 3-3 4 शो का पकड़ लेते हैं। मैं पकड़ता नहीं हूँ, आ जाते आ जाते हैं, और भूमिकाएं ऐसी आ जाती हैं, फिर मैं कभी कभी लालच भी आ जाता है थोड़ा सा, अरे ये बड़ी अच्छी भूमिका है। अब जैसे गुरु वशिष्ठ की भूमिका आई श्रीमद् रामायण में, वो कर ली, फिर उसके बाद प्रचंड अशोक आ गया एकता कपूर का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य आ गया राजा का, और सुरेंद्र से अच्छा राजा कोई लगता ही नहीं, सुरेंद्र जी राजा लगते हैं, राजा लगते हैं, वो राजा बना दिया, ये रहता। तो एक वाक्य और मुझे याद आ गया कि गुरु द्रोण को डांट भी पड़ी थी वो राही मासूम रजा साहब। ओ तो क्या यस, वाक्य था? वो मेरी इनहिबिशन थी कि मैं जब गुफी जी ने बुलाया था मुझे, तो मैं उनके ऑफिस से निकल के चला गया था। मैंने कहा था बुड्ढे आदमी का रोल मैं नहीं करूंगा, आप जिससे कराना कराओ, मैं नहीं करूंगा, हट फट हट फट करके ऐसे करके चला आया था उनके ऑफिस से। वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, मैं वहां से चढ़ उतर के अपना नीचे अपना आया, अपनी गाड़ी में बैठा, फिएट एम्बेसडर चलती थी उन दिनों, डुक्कर फिएट थी मेरे पास एक पुरानी सी, उसमें बैठा, मैं बैठ के जैसे ही स्टार्ट करने वाला था तो पीछे से आदमी आया, बोला सर आपको सर ने बुलाया, बड़े साहब ने बुलाया, बड़े साहब मतलब बी आर चोपड़ा साहब। तो अच्छा, उन दिनों जो था डायरेक्टर का एक रुतबा होता था बहुत, डायरेक्टर को आप ना नहीं कह सकते, मतलब ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं नहीं मिलता, यू हैव टू गो, अगर सर ने बुलाया है तो यू हैव टू गो। जाना तो पड़ेगा। बड़े नहीं, डायरेक्टर वाज सुप्रीम पावर होता था, मतलब जैसे जैसे आज आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही हाल। तो मैंने कहा, बड़े साहब ने बुलाया तो चलो, बड़े साहब ने कुछ अच्छा ही सोच के बुलाया होगा मुझे शायद, तो मैं जाता हूँ, गया होगा। तो मैं उनकी कॉन्फ्रेंस टेबल होती थी, इधर बी आर चोपड़ा साहब बैठे थे सामने, सब राइटर, बड़े बड़े राइटर, राही मासूम रजा, ब्रेम तुकरी, धर्मवीर अधिकारी, भटनागर, सतीश भटनागर जी, ऐसे करके 4-5 बड़े बड़े राइटर ऐसे बैठे हुए थे सामने, और बी आर चोपड़ा साहब यहाँ कॉन्फ्रेंस टेबल पे, और मैं सामने खड़ा था दरवाजा खोल के। तो चोपड़ा साहब मुझे यूँ देखते रहे थोड़ी देर, फिर कहते हैं ओके। मैंने कहा ओके क्या बोला, मैं तो बुड्ढे का रोल करूंगा ही नहीं। तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। बोले हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एंड दे वर वेरी वेरी कूल पीपल, वेरी कूल पीपल, कोई ऐसा नहीं कोई एग्रेशन था उनके अंदर या कोई गुस्सा था, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो। मैंने कहा सर मैं बुड्ढे का रोल नहीं करना चाहता हूँ। तो राही साहब जो थे कोने में बैठे, मेरे उनकी बैक थी मेरी तरफ, और मैं पीछे खड़ा था उनके। तम्बाकू बहुत खाते थे, कैंसर से ही डेथ हुई थी उनके। तो उन्होंने वहां पीकदान रखा था, उसमें थूका खूब सारा। क्या बोले मियाँ, द्रोणाचार्य बुड्ढा था, पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी बीए पास हूँ। बीए पास है? बताइए चोपड़ा साहब, पढ़े लिखे बीए पास है, ये नहीं मालूम है द्रोणाचार्य का? अब आप मियाँ वो आर्मी का जनरल था, जनरल समझे। और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई, जो लताड़ लगाई, मैं खड़े खड़े रोने लगा वहां पे, क्योंकि इतनी डांट कभी किसी ने डांटी। अरे ये चले आते हैं साले मुंह उठा के एक्टर बनने के लिए, इनको यही नहीं मालूम कुछ। अरे सर इनका तो काम ही नहीं मिलना चाहिए, साले ऐसे गधे के बच्चे हैं ये सारे साले। और खूब सारी बातें बोली, मैं तो अब कम बता रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा बोला मुझे। मेरा रोना निकल आया। फिर बड़े चोपड़ा साहब ने बोला भाई जरा कुकी को बुला देना। कुकी मतलब रवि चोपड़ा, उनको पेट नेम वाज कुकी, उनको बोलो कुकी को बुलाना। तो उधर से उनके बेटे ने बेटे बेटे रवि बगल वाली केबिन में थे, वो आए।
यस डैड, या डैड डैड, ये द्रोणाचार्य है भाई, देख लो। तो मैं तो देखा, यस डैड, ओके 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 डैड। डैड मैं इनका स्क्रीन टेस्ट ले लो। वाई कुकी, वाई, ही लुक्स लाइक ए द्रोणाचार्य, वाई, नो नीड ऑफ टेकिंग स्क्रीन टेस्ट। मैं महाभारत में इकलौता एक्टर था जिसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ था, बाकी सबके स्क्रीन टेस्ट हुए थे। तो इस तरह मेरी एंट्री महाभारत में हो गई थी। और जो डांट वाला किस्सा आप कह रहे हैं डॉक्टर राई मासूम रजा वाला, वो ये किस्सा था हमारा। इट वाज अ तो जब वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बी.आर. चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा साहब, and a team of entire team of Mahabharat, and all the actors were very very good, very cordial, very nice. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा गुजरा है। यहाँ तक कि जब महाभारत जिस दिन खत्म हुई है तो हर आदमी एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोया है सर, इतना ज्यादा अटैचमेंट हमारा हो गया था उस महाभारत से। तो गुरु द्रोण और पितामह, वे दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, दोस्ती कितनी है आज भी है, आज भी? आज भी हमारे दोनों के बीच में मुकेश और मेरी तो बहुत ही अच्छी दोस्ती है। एंड मुकेश इज सच ए फैंटास्टिक मैन, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्यारा इंसान, बहुत अच्छा इंसान। और मैं तो कई बार उनको बहुत कुछ कह भी देता हूँ, और मेरी बातों पे हंसते भी बहुत ज़्यादा हैं वो। और मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप फिल्म बना रहे हैं, सुना है बहुत बड़ी फॉरेन हॉलीवुड के कोलैबोरेशन के साथ बना रहे हैं। बोले हाँ, अभी तक तो प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा आप करो या ना करो शक्तिमान का, कोई कोई बड़ा स्टार करेगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं, किल्विश मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मेरी जायदाद है, मेरी जागीर है, और इस किल्विश सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो बहुत हंसते हंसते रहते हैं, कहते हैं नहीं यार अब हम बुढ़े हो गए। ना बुढ़े आप हुए, हम नहीं हुए। तो आपको तब पता था कि किल्विश वाला जो ये डायलॉग है अंधेरा कायम रहे इतना फेमस हो जाएगा? नहीं, हमने हमारी शक्तिमान में कोई हमारी प्रिपरेशन थी ही नहीं हमारे पास। हमें जितना मेकअप किया था, हमने नकली नाक लगाई थी, हमने अपने हेयर वो करवाए थे, विग पहना था, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ए विग, कर्ली कर्ली बाल वाला। वो अमिताभ बच्चन का था, खुदा गवाह का विग था, वो मैंने ले लिया था, वो मैंने पहना था उसको। और नेल्स लगाए थे, दांत गंदे किए, बहुत बहुत चेंजेस हमने किया। यस, वाइट मेकअप किया था। वाइट उन दोनों चौकी हो जाता था, क्योंकि हमारी कैमरे इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उन दोनों सिर्फ रील चलती थी ना हमारा। तो एसडी नहीं था हमारे पास, पहले नहीं था। अब तो टेक्निकली हम बहुत एडवांस हो गए, बहुत ज़्यादा। तो वो सब कुछ नहीं था हमारे पास शक्तिमान में, फिर भी हमने अपने जितनी भी ताकत, योग्यता और क्षमता थी, उससे हमने काम किया उसको। और रेफरेंस हमें कुछ नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात थी कि हमें मैनरिज्म जिसे कह सकते हैं आप, वो हमको नहीं मिलते थे शक्तिमान के कहीं भी। किल्विश क्या कर सकता है, कैसे करेगा, क्या उसका मैनरिज्म जो होगा, ये सब करना, ये सब करना, अंधेरा कायम है, ये सब कहाँ से आएगा। वो बस जब हम करते थे तो कुछ निकलता था दिमाग से, तो हम ये यूं हाथ को करते थे, तो उसकी लाइट, हमारा जो कैमरामैन था बहुत अच्छा था, मनोज सोनी था, बहुत अच्छा कैमरामैन, आज नंबर 1 कैमरामैन है फिल्म में बहुत। तो हम यूं करते थे तो कहता अच्छा, नीचे लाइट लगाता था, और लाइट के ऊपर से हाथ यूं जाता था तो वो चेहरे के ऊपर काला काला यूं होता था। तो वो सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी लोगों को, एक 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 नयापन देती थी, जिसकी वजह से बच्चे वगैरह जो थे बड़े अट्रैक्ट होते थे उसको, किल्विश को देख के। और उनको लगता था ओ दिस इज किल्विश, और जिस तरह मैंने मुकेश जी को ये बोला भी था, उस वक्त भी बोला था, मैंने कहा ये जो हुड्डा लगा के विलन आप दिखा रहे हो ना मुझे, स्टार वॉर का विलन कह रहे हो कि इसकी कॉपी करो,
तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोग कंस को विलन मानते हैं, रावण को विलन मानते हैं। तो जो लाउड है, हा 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 हंसने वाला, वही जो है विलन कहलाएगा, और किल्विश को भी वही रखेंगे, लाउड, शक्तिमान, तूने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुझे अपना असली चेहरा दिखा दूं। वो जो मैनर, पूरा हाथ वाथ के जेस्चर्स हैं, वो ब्रॉड चाहिए, ब्रॉड। और पतला भी था मैं, तो थोड़ा अंदर रुई हुई लगाता था, मैं उसको गद्दियों उद्दियों को बांधता था अपने शरीर में। और गुफा के अंदर शूट होता था, बहुत ज़्यादा हीट होती, बॉम्बे की गर्मी तो आप लोगों को मालूम है कि वहाँ बहुत बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पसीना बहुत आता था, और पूरा दिन, और नेल्स नकली, दांत नकली, सब कुछ, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कभी अगर ये आ जाता था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कॉस्ट्यूम खोलेगा कौन क्योंकि नेल लगे हुए हैं, लंबे लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े तो नेल लगे थे इतने बड़े, तो वो खोलेगा कौन। तो कई बार मेकअप मैन को बोलना पड़ता था मुझे, "ओए, जल्दी खोल, पीछा भाई, पीछा भाई, ओ।" बड़ी बड़ी तकलीफें होती थी उस वक्त भी, क्या झेली हमने। कलाकार की यही तो होता है कि जब वो अपने मेकअप और गेटअप में होता है तो वो म, बाहर की दुनिया को भूल जाता है और अपनी उसको याद आता है। और मैं हमेशा कोशिश मैंने यही की है कि मैं आ, अपने जब किरदार को निभाता हूँ तो मैं ये छोटी मोटी चीज़ों को अपने सामने आने नहीं देता हूँ, और पूरे कंसंट्रेट करता हूँ कि मैं जब आ, मैं किसी से बात, जब मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सीन करता हूँ उस वक्त मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ। व्हेन आई परफॉर्म आई डोंट टॉक, आई डोंट लुक एट एनीबॉडी। मैं ये फ़ोन उठा के, तो हमेशा मेरा फ़ोन, आप कभी, जब मैं शूट में होगा कभी हम से फ़ोन पे बातचीत हो भी नहीं सकेगी, क्योंकि मैं जो हूँ फ़ोन को जो है, मैं कहता हूँ ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको हटाओ सबसे पहले तो। हम्म, उसको मेकअप मैन या बॉय को अपना दे देता हूँ, उसको जाओ हटा। बजना भी नहीं चाहिए, बजने से आई गेट डिस्टर्ब। कैमरे के पास लोग चलने नहीं चाहिए, चलते रहते हैं ना, हाथ के इशारे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, आई गेट डिस्टर्ब। आंखें जो है मेरी, पलक जो है, आंखों की पुतलियां हैं, वो हिलती हैं, इधर उधर हिलने से। मैंने कहा ये कपिल शर्मा का कोई वो कॉमेडी शो थोड़ी ना है जिसमें कुछ भी करते रहोगे बैठे हुए। यू हैव टू कंसंट्रेट, यू हैव टू कंसंट्रेट। तो रियल लाइफ में कभी ऐसा आपके साथ वाकया हो कि किसी बच्चे ने आपको देखा हो, किल्विश आ गया और भाग गया हो वहां से? हाँ, एक बार हुआ ऐसा, एक बार एक कपल आए थे अपने बच्चे को लेके, बोले सर अ, शक्तिमान की शूटिंग चल रही थी। तो मैं उस वक्त, मैंने मेकअप मेकअप नहीं किया हुआ था, मैं नॉर्मल में खड़ा हुआ था। तो मैंने उन्होंने कहा आप बच्चे को लेके जरा फोटो खिंचवा लीजिए। मैं था, मैंने जैसे ही बच्चे को अपने हाथ, 1.5-2 साल का बच्चा होगा, जैसे ही मैंने उसको गोदी में लिया, वो मेरी शक्ल देख के रोना शुरू कर दिया, जोर से, इतना जोर से चिल्ला के रोया वो। तो मैंने उनकी धर्म पत्नी को, मैंने कहा यार बच्चा आप पकड़िए भैया, बच्चा रोने लगा। तो कहती हैं, वो क्या है ना कि वो किल्विश को देख के डर गया है। मैंने कहा इस वक्त तो मैं किल्विश नहीं बना हूँ, इस वक्त तो मैं नॉर्मल हूँ। ओके, हाँ मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूँ, अभी तो किल्विश बना है। कहती है वो आपको किल्विश को देख के डर गया। मैंने कहा अरे बाप रे। तो ऐसा हो जाता है कई बार। देवल फैमिली की अगर मैं बात करूं, आपने तीनों के साथ शायद मूवी करी। किसके साथ? धर्मेंद्र जी, सनी सनी देओल। और बॉब बॉब बॉब, या सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। मैं धर्म जी के बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भगवान है तो हमारे धर्म जी हैं, थे, हैं और रहेंगे। वो सिर्फ हमारी आंखों से दूर हुए हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हमें जब भी उनको देखना होता है हम अपने दिल के अंदर देख लेते हैं, आंखें झुका के, तो हमें दिख जाते हैं। द मैन वॉज सो गुड, सो नाइस, कि मैं अगर आज शायद उनके बारे में बोलना शुरू कर दूं तो शायद शब्द नहीं मेरे पास खत्म हो जाएंगे। मैं उनकी इतनी बातें जानता हूँ, इतना बातें उनके बारे में कह सकता हूँ मैं उनके बारे में। और अगर खूबसूरत कोई आदमी था इंडस्ट्री के अंदर, कोई खूबसूरत आदमी था,
तो वो धर्मजी थे। जब वो खड़े रहते थे, आप विश्वास कीजिए, मैं एज एन एक्टर बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर तक उनको देखता रहता था कि भगवान, तूने कितने आराम से बैठ के बनाया होगा इस आदमी को, कितना अच्छा। जितने अच्छे एक्टर थे वो, जितनी खूबसूरत पर्सनालिटी थी, उतने ही खूबसूरत इंसान भी थे वो। हम्बल, पोलाइट, नाइस, गले लगाने वाले, अरे सुरेंद्र क्या कर रहा है, इधर आजा 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 आजा, अरे आजा, झप्पी उप्पी मारते थे यूं करके। और उनकी झप्पी मारना ही इतना प्यारा लगता था हमें कि वो ऐसे मारते थे जैसे मैं उनका खुद का बेटा हूँ, ऐसे मारते। एंड इट वाज सच ए ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम। मैंने उनके साथ 4-5 फिल्में की, क्रोधी की, फिर गुलामी की। मैं डाकू सूरजभान सिंह का रोल किया था, बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर था। और उनके साथ बास्केटबॉल खेलने का बड़ा मौका मिला था हमें वहाँ गुलामी के टाइम पे। वहीं हम लोग डेजर्ट में खेलते थे। एंड उस गॉड वाज ग्रेट कि उनके बाद मुझे 4 फिल्में मैंने सनी के साथ की। 4-5 फिल्में की मैंने, मुझे याद नहीं है इतना। चैंपियन की, जो बोले सो निहाल की, और इंडियन की। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी। बॉबी के साथ 2 फिल्में की, बर्दाश्त की मैंने, उसमें लारा दत्ता का फादर बना था बर्दाश्त में। और फिर मैंने वो की थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें भी बॉबी के साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये परिवार ही पूरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सनी साहब में भी कोई कमी नहीं थी। सनी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्टर एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन, वेरी नाइस ह्यूमन। एंड बॉबी जी भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे इन लोगों के साथ काम करके कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ के ही कलाकार हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जब भी आपको सामने वाला कलाकार अच्छा मिलता है, तो आपकी कला जो है और भी निखर कर आती है। जब सामने वाला आपको कोई तनाव ना दे, टेंशन ना दे, वो नहीं दे। जी। टीवी का एक कैरेक्टर और था रावण का, जिसने आपको बहुत पसंद किया गया, यस। तो वो कैसे मिला आपको, उसके पीछे की क्या कहानी? रावण जो था, जब जी सिनेमा ने रावण बनाने की रामायण बनाने की सोची, तब उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। तो नितेश भारद्वाज को उन्होंने राम लिया, स्मृति जी को उन्होंने सीता के रोल के लिए लिया। और रावण के लिए मैंने बोला, तो रवि जी बोले, सुंदर तुम गुरु वशिष्ठ का रोल कर लो, जो गुरु थे। तो वो मुझे वही अपनी महाभारत वाली इमेज में डालना चाहते थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, वशिष्ठ वशिष्ठ, और कोई रोल कर लो। मैंने कहा मैं एक ही रोल करूँगा। कौन सा? मैंने बोला रावण का। तो बोले अरे रावण तो चैनल नहीं अलाउ करेगा, जी वाले नहीं अलाउ करेंगे। मैंने कहा सर मैं भी सबका लुक टेस्ट ले रहा हूँ, मेरा भी ले लो। बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आनंद सिचुएशन। सुन, सुरेंद्र जी का भी डाल देना यार, उसमें डाल दे रावण के रोल के लिए। बोला ओके ओके, उन्होंने ले लिया मेरा, मेरा भी लुक टेस्ट किया। जो जी ने देखा वो, तो सारे देखे, करीब 300 लोगों के टेस्ट लिए थे, 300 पीपल। जब सबके देखना शुरू किया तो उन्होंने बोला, रोकना रोकना, इसको चलाओ फिर से फिर से फिर से फिर 3-4 बार। हाँ, मेरा। बोले ये लड़का बहुत अच्छा है। बोले सर ये लड़का नहीं है, ये सुरेंद्र पाल है, जिसको आपने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था। नहीं नहीं, सुरेंद्र की जो इमेज है वो तो बुढ़े आदमी की है, क्योंकि महाभारत का उनको लगने लगा ये द्रोणाचार्य है। मैंने कहा नहीं, वो इमेज अब नहीं रही है, अब वो ये है। तो उन्होंने फाइनल कर दिया था मुझे, और दैट इज हाउ आई गॉट द रोल ऑफ वो। और ये भी मैं बता दूं कि जो रावण मैंने किया उसमें, उसके बाद कोई वैसा रावण कर नहीं पाया अभी तक, कोई नहीं कर पाया, नो बडी काफी बेहतरीन, है। काफी अच्छा लगा था। हाँ। और करने में भी मजा आया था, ऐसा नहीं था मुझे करने में मजा नहीं आया था, मुझे करने में बहुत मजा। मैं वीरों और रणवीरों को रुलाने आया हूँ,
मैं साधारण नहीं, रावण हूँ, रावण। वो जो डायलॉग बोलने का मजा ही अलग था, अलग वो था उसका। तो अगर आपको अभी फिर से अगर कोई ऐसा कैरेक्टर करने को मिले जो आपके पुराने कैरेक्टर में से हैं, तो कौन सा ऐसा रहेगा कि नहीं ये वाला फिर से दोबारा करना है भाई मेरे को, चाहे आ, कौन का हो या रावण का? देवेंद्र, ऐसा है मेरे साथ कि जो मैंने कैरेक्टर कर दिया, वो उसके बाद रिपीट करना एज एन एक्टर, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट रहा है हमेशा। क्योंकि जैसे महाभारत रामायण दोबारा दोबारा भी बनी, और लोगों ने फिर वही कोशिश की कि वो कैरेक्टर्स को मैं दोबारा कैसे करूं। लाइक ये दो लोगों की डिमांड हमेशा रही है बहुत ज़्यादा, एक मुकेश खन्ना जी की भीष्म के लिए, और द्रोण में मेरी हमेशा रही है डिमांड। डिमांड बता रहा हूँ मैं आपको, हम जो पैसा मांगते थे वो पैसा वो लोग देने को तैयार थे। लेकिन मेरी एक वो थी कि जो कैरेक्टर एक बार मैंने कर दिया वो अमर हो गया, अब उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्योंकि जो चीज़ आपने प्रेजेंट कर दी है पब्लिक को, और पब्लिक ने आपको पसंद कर लिया है, उसके बाद आप उससे ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, आप क्रॉस नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए आपका करना जो है आपका फेलियर बताता है। मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन पास नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि जिस एक्सट्रीम पर आप काम करते हैं, जिस एक्सट्रीम पर आप वर्क करते हैं, वो एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और लगन के साथ कर पाते हैं। तो इसलिए कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जैसे मैं कहूँ महाराणा प्रताप है, या पृथ्वीराज चौहान है, या परशुराम का कैरेक्टर है, या कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मैं दोबारा कर पाऊंगा। जो कर दिया वो अजय हो गया, अमर हो गया, बस। इतिहास। अब नहीं, हाँ, अब इतिहास लोग याद रखेंगे। लोग, मुझे इतना मालूम है, आज से 30 साल बाद नहीं, 50 साल, 100 साल बाद भी लोगों को ये द्रोणाचार्य है, ये प्रजापति दक्ष है, और ये किल्विश है, देखो ये किल्विश है, लोग कहेंगे। इंडस्ट्री में जैसे चेंजेस आए हैं, पहले की अलग थी अभी की अलग है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस ऐसे आए हैं अभी तक, पहले और अब में? चाहे जैसे पहले मल्टी स्टार कास्ट मूवीज बनती थी, अब वो पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं पाती हैं, ऐसा क्यों? बन रही है मल्टी स्टार का, हाँ 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 हाँ। ये क्या है, एक ट्रेंड सेट हो जाता है। एक फिल्म अगर हिट हो गई उस टाइप की, जैसे अभी मैंने देखा था, अभी थोड़े दिनों पहले हॉरर का एक ट्रेंड चल गया था। सब बड़े बड़े एक्टर्स देखो हॉरर करने लगे, हॉरर 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 हॉरर। पहले किसी एक्टर को, अगर आप किसी बड़े एक्टर को आप बोलो हॉरर करोगे, कहना नो नो, मैं रामसे का हीरो नहीं हूँ, मैं रामसे का हीरो नहीं हूँ, नो नो, आई विल नॉट डू, आई नो। लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि एकदम से एक वेव आई उसकी, एकदम से सब लोग करने लगे वही, अ, उसको लेकर उसको। उसके बाद ये भी आया अपना फैंटेसी टाइप का, जैसे अभी वॉर का चल रहा है। जी वॉर का, वो फैंटेसी टाइप की, वो अनाकोंडा टाइप का, ये जो साउथ की पिक्चर हिट हुई है, बहुत बड़ी हिट हुई है। मुझे समझ ही में नहीं आई सर वो पिक्चर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। पुरुष या कौन सी, आदि पुरुष? आदि पुरुष जैसी ही थी, आदि पुरुष जैसी थी। ये भी तो थी अपना, अमिताभ बच्चन ने जिसमें काम किया था। और नहीं था तो नहीं, वो थी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हाँ अश्वत्थामा थी, वो था। और उसके बाद अभी उसकी आई थी एक एक बहुत बड़ा एक्टर है, दाढ़ी वाड़ी वाला थोड़ा, साउथ की पिक्चर थी, उसका नाम भी बड़ा जी, हाँ। प्रभास की। नहीं नहीं, प्रभात नहीं, कोई और ही एक्टर था, उसकी पिक्चर बहुत चली, बहुत चली। पुष्पा। उसका पार्ट 2 भी बनी है। पुष्पा पार्ट 2 बनी थी। नहीं नहीं, वो पुष्पा नहीं, वो दूसरी थी। कांतारा। हाँ, जामतारा, जाम कांतारा कांतारा। कांतारा, कांतारा। मैं भी गया भैया उसको थिएटर में देखने के लिए, मुझे समझ में ही नहीं आई पिक्चर, लेकिन चली। चली, खूब चली, पार्ट 2 भी चला, खूब चला। और किसी ने बोला आपको अगर पार्ट 2 देखा है तो आपको पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा। मैंने पार्ट 1 भी देखी, मुझे नहीं, उसमें भी नहीं समझ में आई। मैंने कहा, क्या बनाया उसने? सारे बस आदिवासी टाइप के कैरेक्टर्स को रख के बनाया। वो ये भी एक ट्रेंड होता है, ये ऐसा भी ट्रेंड चलता है जिसके लोग कहते हैं अरे देखो, पहले हमारी
फिल्मों में कहानी होती थी, एक पटकथा होती थी, एक उसमें इमोशंस होता था, सब कुछ होता था। नहीं अब ढाक ढूक म्यूजिक म्यूजिक का सब प्ले है और कुछ नहीं है उसमें। VFX। हाँ, वीएफएक्स का सारा वीएफएक्स है। सर एट द एज ऑफ 73 आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो कहीं ना कहीं काम पे कोई फर्क पड़ रहा था उससे पहले? क्योंकि एक्टर के लिए बाल तो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्टर के लिए नहीं, हर एक के लिए बाल जरूरी होते हैं, हाँ, ये चीज़ भी है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दोनों के लिए बाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाल जो है ना, आप देखिए जितने भी शायर हैं उन्होंने बालों के ऊपर, तेरे बालों में मैं शाम कर लूँगा, और वो जो बालों की जो खूबसूरती को लोगों ने बयान किया है, अपनी कविताओं में किया, अपनी शायरी में किया, हर जगह बाल का रेफरेंस आया। और बाल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारे और आपके जीवन में। गानों में भी आएगा, हाँ, काली काली जो। काली काली जुल्फें, कजरा रे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि बाल हमारी जीवन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और कलाकार के तौर पे तो हमारे लिए बाल इस लाइक ए जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक्टर के लिए। पहले एक्टर के बाल अगर चले जाते थे तो उसको विग लगाना पड़ता था, पैच लगाना पड़ता था, और विग जो है एक आर्टिफिशियल लुक, आर्टिफिशियल ही होता है, यू नो, उसमें रियलिटी नहीं आती है। रियलिटी आने के लिए अगर रियल आपके बाल आ जाए तो, अब ये मेडिकल साइंस का एडवांस वर्जन है। जैसे अब पहले कैंसर हो जाता तो आदमी की डेथ हो जाती थी, हार्ट अटैक आ जाता था तो आदमी मर जाता था। आज स्पन डाल दिए जाते हैं, कैंसर का भी इलाज 90% जो है मेडिकल साइंस से कर लिया है। ऐसे ही अब बालों का भी जो प्रॉब्लम है लोगों की, जो कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं लोगों को, जिसके बाल जड़ जाते हैं, आप देखो टोपी लगा के घूमता है, बंडाना बांध लेगा, कपड़ा बांध लेगा, और कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं आदमी को। लेकिन अगर आपके बाल नेचुरल तरीके से आ जाएं तो फिर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। ये जो साइंस है ये बहुत एडवांस हो चुकी है, और ये बहुत ही लाभदायक है। ये आपकी जवानी को बरकरार रखती है, आपकी खूबसूरती को बनाती है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस देती है आपको। और अब जो है, अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी वो करूं, हाथ फेरूं, आंधी में जाऊं, तूफान में जाऊं, हवा में जाऊं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कहीं भी स्विमिंग करूं, कुछ भी करूं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि पैच के साथ वो डर, हाँ, जो पैच के साथ डर रहता था वो अब नहीं वो डर रहता। खत्म हो गया। और समहाउ पैच अब मुझे लगता है अब मैं कभी लगा भी नहीं पाऊंगा। अब मुझे कोई फिल्म में कैरेक्टर में भी बोलता पैच लगाओ, मैं मना कर देता हूँ, नहीं लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब मेरा नेचुरल लुक जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है देन टू एनीथिंग। तो आजकल जो युवा लोग हैं, जी, युवा पीढ़ी, युवा बच्चे जो मुंबई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं यही उन युवाओं से कहना चाहूंगा कि भाई ये खेल का मैदान है आपका, और यहाँ हर एक को खेलने का मौका दिया जाता है इस खेल के मैदान में। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप सफल हो जाएंगे, और अगर आप बुरे खिलाड़ी हैं तो आप रह जाएंगे। जिस तरह किसी भी जॉब में आप जाते हो, आईएएस आईपीएस की भी तैयारी करते हो, अगर आप कंपटीशन में को पार कर लेते हो तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। नहीं पार कर पाओगे तो आप फिर बैक सीट पे बैठना पड़ता है। फिल्म लाइन भी वैसे ही है, अगर आप अच्छे कलाकार हो, योग्यता है और क्षमता भी है, और मेहनत करने की आपके अंदर जज्बा है, तो आप 100% सफल हो गए इस लाइन में। हम सभी कलाकार मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के जो बच्चे हैं वो शायद बहुत कम है, बहुत कम है। हम सभी लोग जो है, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, विनोद खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अम, इस जितने सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो सब लोग बाहर बाहर से आए हुए लोग हैं,
और तब उन्होंने सफलता प्राप्त की है, यहाँ पे आके सफल हुए हैं एज एन एक्टर। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की बपौती नहीं है कि यहाँ जिनके बाप जो हैं बड़े एक्टर हैं तो वही जो हैं वो एक्टर बन सकते हैं, बाकी नहीं ना। जिसके पास टैलेंट है और योग्यता क्षमता दिखाने की ताकत है और जो सिंसियरली यहाँ आके काम करे, यहाँ बहुत सारी गड्ढे आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक शराब का गड्ढा मिलेगा, एक बियर का बार मिलेगा, एक लड़कियों का बार मिलेगा, फिर एक वो मिलेगा, फिर एक ड्रग्स मिलेगी, फिर आपको बहुत सारी पार्टियों में ड्रग्स मिलेगी, फिर इस तरह करके बहुत सारी गड्ढे आएंगे आपके जीवन में। अगर आप गड्ढों की तरफ देखने लगेंगे तो उसमें गिरेंगे, लेकिन अगर आप उनकी तरफ देखेंगे नहीं और आप अपना टारगेट की तरफ देखेंगे और आप देखेंगे मुझे आगे बढ़ना है, वहां पहुंचना है, उस जगह टॉप पे जाना है, तो आपका फिर मार्ग जो है बिल्कुल सॉलिड रहेगा और आप पहुंच जाएंगे। वही आज की जनरेशन को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास जज्बा है और आप कंसंट्रेट करके, ये नहीं वहां बैठे नहीं है यार आज चाय पी लो, आज बियर पी लो यार, आज सिगरेट पी लो, आज ये कर लो, आज उस पार्टी में चले जाओ, वो पार्टी, फिर आप गुमराही के रास्ते में रहोगे, घूमते फिरोगे इधर उधर। टारगेट, सैटरडे आज क्लबिंग करके हाँ टारगेट आप हमेशा पकड़ो, अपना टारगेट वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। सुबह जब उठो तो यही सोच के उठो मुझे जाना है। क्योंकि आजकल वो है ना शॉर्टकट कि रातों रात स्टार बने होंगे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी देख मेहनत भी देखनी पड़ती लोगों को लगता है कि भाई यार नहीं। नया स्टार हाँ देवेंद्र, मैं एक बात बोलूं तुझे, देखो अगर किसी का फ्लूक लग गया तो आप ये मत सोचो कि ये किस्मत है। कभी कभी फ्लूक किसी का लग जाता है, किसी की करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, ये थोड़ी ना सबकी आप रोज आने जाके टिकट खरीदने लगोगे यार मेरी भी लग सकती है यार, मेरी भी ना ना, किसी किसी के लग गई, लग गए। कि उसकी भी एक ही बार लगेगी, हाँ पूरे दिन भी वो खरीद रहा हो तो लगेगी। जी 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 जी, सबकी नहीं लगती है। दो रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, बस एक आप जवाब दे देना, चूज एक कर लेना, दो ऑप्शन है, चाय या कॉफी, कॉफी। घर का खाना कि रेस्टोरेंट, 100% घर का खाना। मुंबई या गोवा, मुंबई। विलन बनना इजी है या गुरु बनकर ज्ञान देना, विलन बनना कीजिए। डायलॉग बोलना आसान है या फिर हैवी मेकअप सहना। डायलॉग बोलना। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।